जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और आने की पूर्ण संभावना। देखिए दोस्तों, पहला है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, यानी कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इको मार्क जो पर्यावरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इको मार्क का मतलब होता है उन जो भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है, सही है दोस्तों। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में, ये भी सही है, भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये अहमदाबाद में नहीं है। ठीक है, हिमालयी पर्यावरण और विकास अल्मोड़ा का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान में है, लेकिन ये अहमदाबाद वाला सही नहीं है, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हिमालयी पर्यावरण विकास कहाँ है? अल्मोड़ा का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ दोस्तों? नागपुर में, ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में, कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सुमेलित सही नहीं है। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, यह सही है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, तो सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का संबंध एजेंडा 21 से है, यानी कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 92 में, ध्यान रखना, 1992 में हुआ है। अब अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 5 संबंध कब से है? 1997, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 5 का कब हुआ था? तो 1997 हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 5, तो ये 1997 में हुआ था। कार्बन व्यापार, तो कार्बन व्यापार दोस्तों मटेरियल प्रोटोकॉल से संबंध नहीं है। मटेरियल प्रोटोकॉल जो है हरित ग्रीन प्रभाव से संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। मटेरियल प्रोटोकॉल, ध्यान रखना, कार्बन व्यापार से संबंध नहीं है, तो यही सुमेल नहीं है, क्योंकि मटेरियल प्रोटोकॉल जो है हरित ग्रीन प्रभाव यानी कि हरित गैसों से प्रभाव संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कार्बन व्यापार जो है मटेरियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। मटेरियल प्रोटोकॉल हरित ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला है एग मार्क तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जो एग मार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। एग मार्क का उपयोग क्या किया जाता है? तो विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। जो वन जंतुओं की जनसंख्या है उसका आकलन यानी कि गणना करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग मार्क तकनीकी का प्रयोग। अगला है इको मार्क क्या है? तो ये दोस्तों आप पर्यावरणीय अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामांतरित करने की योजना है दोस्तों। इको मार्क क्या है? तो ये पर्यावरणीय अनुकूली उपभोक्ता, जो उपभोक्ता होते हैं, बेचने उत्पादन करते हैं, तो उनको नामपंत्रित यानी कि नामपंत्रित मोहर लगाई जाती है किसकी? इको मार्क की। तो उपभोक्ता उत्पादन को नामपंत्रित करने की योजना है, ध्यान रखना। जो उपभोक्ता उत्पादन करते हैं तो उसमें नाम पत्र यानी कि उसका नाम दिया जाता है इको मार्क लगाने की। ठीक है, लगा दिया जाता है। तो ये इको मार्क क्या है? उपभोक्ता उत्पादन को नामपंत्र करने की एक स्कीम, योजना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, और तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी है, डी विकल्प सही है इसका। ठीक है दोस्तों,
अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया था, तो दोस्तों 1980 में किया था, ध्यान रखना। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया था, 1980 में किया था, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कि अर्थ समिट हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरिया में, ध्यान रखना, रियो डी जेनेरिया में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है, ब्राज़ील में पड़ता है। अगला है कुकुरमुत्ता, मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है, तो सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में नहीं होती है, बायोगैस उत्पादन में काम आती है, कृषि अपशिष्ट के पुनः चक्रण में आती है, कैंसर के निवारण में आता है, लेकिन सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में नहीं आता। कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोग नहीं होती, किसके लिए, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। अगला है नीरी स्थित है कहाँ, नागपुर में स्थित, ध्यान रखना। नीरी कहाँ स्थित है, तो नागपुर में। नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नागपुर में, ध्यान रखना। यानी कि नीरी कहाँ स्थित है, सीधा नागपुर में, यह ध्यान रखिएगा। नीरी कहाँ स्थित है, तो नागपुर में, पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता, तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता अक्टूबर के महीने में, ठीक है, जो 5 जून को मनाया जाता है। बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये सब अक्टूबर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता, बाकी सभी अक्टूबर महीने में मनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो यह न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। अगला, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है, चेन्नई में, ध्यान रखना, चेन्नई। अगला है प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है, कहलाती क्या है, लिमिनिक कहलाती है, ध्यान रखना। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती, कहलाती क्या है, लिमिनिक कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अगला साथियों, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है, तो पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, तो इनमें से सभी, ये ध्यान रखना। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है, ये इनमें से सभी। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है, ध्यान रखना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में। अगला है निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो 1986 में, ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब, 1986 में, ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये अधिकांश पूछा जाता है, ठीक है। अगला है पौधों का विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों के नाम बताइए, तो दोस्तों इसमें पर्यावरणीय स्थितियाँ, पौधों का विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों के नाम है, पर्यावरणीय स्थितियाँ सबसे जिम्मेदार होती हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखना। वर्ष चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो 1973 में, ध्यान रखना। और ये पूछा जाता है इसके जनक कौन है, तो यह सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से समृद्ध होकर विश्व को बचाना है, तो ग्रीन पीस है, ध्यान रखिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है, तो ग्रीन पीस है, ध्यान रखना, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा है, ग्रीन पीस, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, ओजोन परत का क्षरण किसमें होने वाली मुख्य परिघटना है, ओजोन परत का क्षरण किसमें होने वाली प्रमुख परिघटना या घटना है, तो दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो ओजोन परत की जो घटना होती है वो समताप मंडल में होती है, इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ध्यान रखना। तो ओजोन परत की जो घटना होती है वो समताप मंडल में होती है, ध्यान रखना, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ध्यान रखना दोस्तों। ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC इसको बोलते हैं शॉर्ट में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखना। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। अगला है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है? तो त्वचा कैंसर होता है। दोस्तों जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं वो त्वचा को प्रभावित करती हैं, तो त्वचा कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ध्यान रखिए दोस्तों, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उससे त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है, वो त्वचा को प्रभावित करती हैं। ठीक है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन बायोस्फीयर को बचाती, कौन बचाती है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें बचाती हैं, ध्यान रखना। अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें बचाती हैं। ओजोन बायोस्फीयर को कौन बचाती है? अल्ट्रावायलेट, ध्यान रखना, किरणों से। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन परत को क्षरण करती हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उससे बचाती है ओजोन बायोस्फीयर की जो परत है। ठीक है दोस्तों। अगला है, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों जलवाष्प, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने। तो इसमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो नहीं है, क्योंकि जलवाष्प है, ये भी जलवाष्प है, लेकिन जलवाष्प को नहीं है, लेकिन कई पुस्तकों में जलवाष्प दिया तो जलवाष्प भी है, ध्यान रखिएगा। मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं UVA और UVB और UVC, तो दोस्तों सबसे जो खतरनाक होती हैं UVC होती हैं, ध्यान रखना। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, उनमें सबसे खतरनाक होती है UVC, ध्यान रखना। A ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, B नहीं होती, C सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन पौधगर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो पौधगर होते हैं उस पर प्रभाव सबसे ज़्यादा जल वाष्प डालता है। ठीक है, कौन सा प्रभाव डालता है सबसे ज़्यादा पौधगर प्रभाव पर? तो जल वाष्प डालता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन ईथेन जल वाष्प यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखना। तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो ईथेन नहीं है, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन ईथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन परत करती है, ध्यान रखना। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी कणों का अवशोषण करती है? तो ओजोन परत है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो पराबैंगनी कणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन छिद्र बनने के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो समताप मंडल यानी कि ओजोन परत को क्षरण करता है या छेद करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरो गैस। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCF, ये जो बहुत जिम्मेदार है, जो ओजोन परत में छेद हो गया इसकी वजह से। किसमें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह से ये समताप मंडल यानी ओजोन परत का क्षरण करती है। ठीक है, ओजोन परत में क्लोरोफ्लोरो के कारण छेद हो गया है। अगला है ओजोन परत का अवक्षय मुक्तता किस कारण से होता है? तो अभी बताया किस कारण से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, इसको शॉर्ट में CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है, यानी कि ओजोन परत नष्ट होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों ग्रीन हाउस प्रभाव, जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसके लिए मेन जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ज़्यादा उत्सर्जन होना। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। अगला है
अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश सितंबर और अक्टूबर माह में होता है। ध्यान रखना, कब होता है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा इसका ओजोन परत का क्षरण होता है, विनाश होता है। ध्यान रखना। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक जो उत्तरदायी? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। अगला है, वातावरण में ग्रीन हाउस पौधघर गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के। दोस्तों, भूमंडलीय गर्मी बढ़ी है, समतापमंडल में ओजोन का अवक्षय हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रभाव हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव नहीं हुआ। तो यानी कि विकल्प तीसरा सही हो जाएगा इसका सी। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का निषेचन प्रभाव हुआ है, समतापमंडल में ओजोन का अवक्षय हुआ है और भूमंडलीय गर्मी बढ़ी है। अगला है, अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिए, बहुत आता है परीक्षाओं में ये। तो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ साथियों। जय हिंद।